हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आज के इस वीडियो टॉपिक जो है वो रहेगा हमारा। लेकिन इससे पहले पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। और आप लोगों ने जो पिछले वीडियो में कूलम्स लॉ के बारे में जो पढ़ा है और उसकी कुछ एक्सरसाइज की है, मैं चाहता हूँ पिछले बहुत जेई वाले बच्चे जरूर ध्यान दें कि कूलम्स लॉ को हम लोग मल्टी कंसेप्ट में कैसे ला सकते हैं। मतलब कूलम्स लॉ आपने जो पढ़ा है उसको हम कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं, तो आंसर है अपन मैकेनिक्स में कहीं भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आपको ये बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप ये समझ पाए कि हम किसी भी रूल को, किसी भी लॉ को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज ले रहा हूँ। एक्सरसाइज मल्टी कंसेप्ट एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सी चीजें आप लोग सीखेंगे और साथ ही ये जो एक्सरसाइज है वो आने वाले सभी वीडियोस की मेन एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे मान के चलिए आप इस एक्सरसाइज को अगर आप ढंग से कर ले तो आने वाले इलेक्ट्रिसिटी मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, उन सबको हम लोग इसके थ्रू इजी वे में समझ पाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां क्वेश्चन क्या है, पहले उसको समझ लीजिए आप। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और वो कैसी है, थिन है। कैसी है वो, थिन रिंग है, राइट। अब ये जो थिन रिंग है उसकी रेडियस है a। कितनी है, a। इसकी रेडियस a मान लिया हमने। हमसे कहा गया है शो दैट मोशन ऑफ पार्टिकल। देखिए इसके सामने यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m, राइट। और चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ये रिंग है, ये रिंग अगर आप ढंग से देखें तो ये रिंग कुछ ऐसे है, राइट। और इस वाले रिंग के इस सेंटर से यहां कोई -q चार्ज है, ये वाला, दिस इज -q, जिसका मास कितना है, m। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है वो है x। कितने डिस्टेंस है भाई, x डिस्टेंस है। ये मैं पहले से गिवन है। अब हमसे ये कहा गया है कि शो दैट मोशन ऑफ पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली लीनियर। इस पार्टिकल का अगर मोशन होगा तो वो कैसा होगा, लीनियर होगा। एंड फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और अगर इसमें ऐसे जब हो रहा होगा उस वाले केस में, जैसे लीनियर वाला सिस्टम हम पढ़ते हैं, उस वाले केस के अंदर उसका हमें टाइम पीरियड भी निकालना है। तो हम लोगों को सभी टॉपिक्स जो 11th क्लास में आपने एसएसएम पढ़ा वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सब चीजों को हमें कनेक्ट करना आना चाहिए फिजिक्स के अंदर। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज ली है आपके सामने, करेक्ट। अगर हमसे कहा गया है कि मोशन है इसका, इट मींस इस पे कोई फोर्स लगेगा, ये समझना पड़ेगा। और अगर इसमें फोर्स लगेगा तो वो कौन सा फोर्स लग रहा है इस वाले केस के अंदर, वो हमें क्वेश्चन में ढूंढना होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए इस रिंग पे कितना चार्ज है, कितना दिया हुआ है, +2। इसका मास कितना है, स्मॉल m, और इस पे चार्ज कितना है, -2। क्या हमें ये पता है कि प्लस और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। एक बात तो फाइनल है कि इस पे जो फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। मतलब इस तरफ एक फोर्स काम करेगा। ठीक, अब वो फोर्स कितना है कैसे निकालेंगे, तो आंसर है कूलम्स लॉ से निकालेंगे। बट कूलम लॉ तो पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्जेस के लिए काम करता है। अगर पॉइंट चार्जेस के लिए काम करता है, रिंग तो पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर रिंग पॉइंट चार्ज नहीं है तो पिछले वीडियोस में आपने क्या देखा था, अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम कौन सी अप्रोच काम में लेते हैं, इंटीग्रेशन अप्रोच। हमें एक सेगमेंट लेना होता है और उस सेगमेंट को एक पॉइंट चार्ज मान के और फिर उसका इंटीग्रेशन करके हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें। मान लेते हैं इस रिंग में यहां कोई छोटा सा सेगमेंट है। अब इस पूरी रिंग पे कितना चार्ज था, Q। छोटे से सेगमेंट में कितना चार्ज होगा, आंसर है dq। दिस इज dq चार्ज। इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, dq। अब ये जो dq चार्ज है वो अपने आप में एक पॉइंट मास है। अब इस dq और q के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम कूलम फोर्स कहते हैं, और ये इनके बीच की दूरी आ जाएगी।
ठीक है, ये इनके बीच की दूरी आ जाएगी। सपोज दिस इज आर, राइट। अब अगर इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, तो ये वाला जो चार्ज है वो इसको इस तरफ खींचेगा, इस तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। हमें इसका एसएचएम बताना था, इस पे लगने वाले फोर्सेस देखना है, तो इस पे लगने वाला फोर्स कौन सा है, इस तरफ। किसके कारण, डीक्यू के कारण, छोटा सा फोर्स। छोटे से फोर्स को हम क्या लिखते हैं, डीएफ। क्या लिखते हैं, डीएफ। दिस इज डीएफ फोर्स, ठीक है, ओके। अब मैं आपसे कहूं कि अगर यहां इसके जस्ट सामने यहां भी एक छोटा सा डीक्यू लिया जाए, डीक्यू, तो क्या वो भी एक पॉइंट चार्ज है, और ये वाला पॉइंट चार्ज और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच के अंदर फिर से एक फोर्स काम करेगा, दैट इज अगेन डीएफ। सो दिस इज अगेन डीएफ। सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट, ओके। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि इस पे तो नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि इस रिंग के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट हैं, बहुत छोटे छोटे अल्पांश इसके अंदर, सभी अल्पांशों के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और जब इस पे फोर्स लगेगा तो उस वाले केस में ये पार्टिकल किस तरफ जाएगा, इसका मोशन किस तरफ होगा, ये हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो हम समझ सकते हैं जनरली कि मेरे पास ऐसे एक रिंग है और इस रिंग के यहां पर कि सेंटर से यहां -q चार्ज है, और सबके कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वो भी इस तरफ, एक 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 इस तरफ, ऐसे सेंटर में इस पे क्या लगेंगे, सभी फोर्सेस लगेंगे। तो फिर ये पार्टिकल किधर जाएगा, इसको थ्योरेटिकली समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि मान लो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, राइट, और दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ये दोनों एंगल हमने क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अब आप सोचिए कि इस डीएफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये वाला और एक कंपोनेंट होगा ये। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, तो क्या वर्टिकल को क्या लिखते हैं, डीएफ साइन थीटा के साथ लिखते हैं, सबको पता है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको किसके साथ लिखते हैं, cos थीटा के साथ लिखते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, df cos थीटा, df cos थीटा, राइट। अब जरा इसको भी देखिए, दिस इज df, इस df का हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा, df cos थीटा, और इसका वर्टिकल भी क्या बनेगा, df sin थीटा। ये बन जाएगा df sin थीटा, राइट। तो ये हमारे पास इसका बना। क्या इस बात को आप समझ सकते हो कि अगर इस रिंग में यहां कहीं या इसके इस तरफ कहीं ऐसा सेगमेंट होता तो उन सबके लिए भी थीटा बनता, और उनके भी क्या करते हैं, दो कंपोनेंट करते हैं, सही है। तो जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उन सब में दो दो कंपोनेंट आपको मिलते, बट उन कंपोनेंट्स को आप देखिए, ये डीएफ है मैग्नीट्यूड, ये भी डीएफ है, ये भी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। सेम डायरेक्शन तो नहीं है इसमें, अपोजिट डायरेक्शन है, इट मींस सेम क्या है, मैग्नीट्यूड। तो हम ये समझेंगे कि जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, उस वाले केस में ये एक दूसरे के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब किधर काम करेगा, केवल ये डीएफ और दूसरा वाला भी ये डीएफ, तो इसमें रिजल्टेंट किधर लगा, टुवर्ड ओ, रिजल्टेंट किधर लगा, टुवर्ड ओ, इन दो के कारण। क्या तीसरे कारण भी इधर लगेगा, चौथे कारण भी, और एंड जब बनाएंगे हम इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स बनाएंगे, सब के कारण डीएफ इधर ही काम करेगा। क्लियर होगी बात, ओके। सो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि जो डीएफ साइन थीटा है, डीएफ साइन थीटा, ठीक है ना, तो कंपोनेंट df sin theta will cancel to each other, and df cos theta are in same direction, so
क्या हो जाएगा, ये सब ऐड हो जाएंगे। दैट्स वाई एफ नेट कितना आएगा, डी एफ कॉस थीटा, इस तरफ ये तो ए क्यू हुआ, और पूरे के कारण बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। डी एफ कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो जितने भी डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा जितने भी बनेंगे उन सब का ऐड करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, इंटीग्रेशन का। ठीक है, इसका हमने यूज ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है। क्या डीएफ की वैल्यू हम जानते हैं, यस। देखो कैसे निकालेंगे डीएफ की वैल्यू, पहले मैं डीएफ बताता हूं आपको। डीएफ जो फोर्स था वो किस किस के बीच में लग रहा है, माइनस क्यू और इस डी क्यू के बीच में, ये डी क्यू ये माइनस क्यू, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कूलम फोर्स हो जाएगा। सो डीएफ इज इक्वल टू के क्यू, क्यू कितना, दिस इज क्यू, और दूसरा वाला क्यू कितना, Q2 डी क्यू अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, r, इसका क्या कर दो स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा डीएफ, राइट। और देखो cos थीटा कितना है, cos थीटा ये थीटा हमने माना है, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। बेस कितना है x, हाइपोटेनस कितना है r, ये वाला, ठीक है। तो आप लिखोगे, इस r को भी लिखना चाहो तो आप एक बार लिख सकते हो, बेस हो जाएगा x और ये हो जाएगा r, x बाई r क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब ये वैल्यूज आप पुट अप कर दो, तो आप यहां से लिखोगे एफ नेट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन df cos थीटा, दिस इज df kq dq by r square एंड cos थीटा x by r। ये f नेट इस पे लग रहा है, और जिसकी डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स की तरफ, किधर है, नेगेटिव एक्स की तरफ, इसलिए मैं यहां क्या काम में ले सकता हूं, माइनस साइन। यहां क्या काम में लूंगा मैं, माइनस साइन। क्लियर। अब देखते हैं इसको, देखिए सॉल्व करते हैं। सो एफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m क्या आ जाएगा, देखिए कांस्टेंट्स को बाहर ले लीजिए। सबसे पहले कांस्टेंट कौन है, k, q भी क्या है, कांस्टेंट, dq को रख लेंगे बाहर। देखिए क्या ये कांस्टेंट है, यस। जितने भी सेगमेंट थे उन सबके लिए r भी क्या है, कांस्टेंट, राइट, ओके। और अगर आप चाहो तो r की वैल्यू को यहां से लिख सकते हो, r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस लगा के इसमें लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां देखिए f इज इक्वल टू के क्यू, दिस इज डी क्यू, ये तो अंदर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर 3, ये क्या हो जाएगा x, ये वाला x, ठीक है। और यहां से क्या बच जाएगा, r क्यूब अंदर, और ये बच गया d क्यूब, k क्यू एक्स अपॉन r क्यूब इंटू डी क्यूब, ये आपका आ गया फोर्स, राइट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए f इज इक्वल टू के क्यू, x की वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो यहां से x तो दिया हुआ है, r की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और 1/2 की पावर कितनी 3, तो इसकी कितनी जाएगी 3/2। सो f हमारे पास ये आ रहा है, वो भी माइनस के साइन के साथ, ठीक है, माइनस के साइन के साथ, k क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, और डी क्यू का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इस पे लगने वाला नेट फोर्स। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ये कहता है हमें कि नेट फोर्स जो लग रहा है पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली लीनियर, क्या ये लीनियर है, तो दिख रहा है कि लीनियर नहीं है, क्योंकि x इधर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके लिए वो चेंज करेंगे तो लीनियर के साथ में चेंज तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये लीनियर किसके लिए लिखा हुआ है, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो इस इक्वेशन को देखने से हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन नहीं है। तो ये ऑसिलेट कर रहा होगा,
हम क्या लिखेंगे, इट इज ए ऑसिलेटरी मोशन। इसको भी मोशन लिख लो, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए तो होगा नहीं, लीनियर के लिए बनाना है हमें, तो हम लोग कंडीशन लगाते हैं, वह x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। अगर ये वाला x इस रेडियस की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो उस वाले केस में हम a को क्या मान लेंगे, नगण्य, नेग्लिजिबल मान लेंगे। जब हम इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे तो उस वाले केस में हमारा f कितना आएगा, f इज इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको कितना कर दोगे, 0 प्लस 0, और पावर कितनी, 3/2। इसको सॉल्व कर देता है माइनस के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3, ठीक है। तो यह आपका आ जाएगा x की पावर 3। अगर x की पावर 3 है, अगर ये x की पावर 3 है तो उस वाले केस के अंदर एक इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आएगा f इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर। दिस f इज इक्वल टू माइनस के क्यू, साथ में क्या था, स्मॉल क्यू भी था, स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी कंडीशन बन सकती है। तो इस वाले केस में इस पे इतना फोर्स काम करेगा, इस वाले केस में इस पे इतना फोर्स काम करेगा, ठीक है। फटाफट उतारो उसको, देख फटाफट उतारो। ठीक है। अब मैं दो बातें और करना चाहूंगा आपसे कि यहां जो हमने ये आंसर निकाला है x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a के लिए, तो आंसर आएगा आपका a के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इस वाले केस जैसे हमारा पॉइंट चार्ज के लिए आता है। लेकिन मान लो ये एक्चुअल में यहां पे ऐसे हम तब करेगा जब x इज वेरी वेरी लेस देन a होगा, x इज वेरी वेरी लेस देन a, या x इज वेरी वेरी लेस देन a लिख लेना, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो ग्रेटर देन के लिए हमने करके देखा तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। जो कूलॉम्स लॉ से आता है तो बिल्कुल सही आएगा, और ये दूर दूर हो जाएंगे, इस वाले केस में क्या होंगे, दोनों बहुत दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो इनको पॉइंट चार्ज मान लेंगे, और अगर पॉइंट चार्ज मान लेंगे तो लगने वाला फोर्स जो है वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, k q1 q2 by r स्क्वायर, बट यहां पे r स्क्वायर कौन होगा उस समय, x स्क्वायर होगा, अगर हम बहुत दूर मानेंगे तो। बट क्वेश्चन क्या कहता है, x इज वेरी वेरी लेस देन a, मैंने कहते हैं ना v स्क्वायर, आप x इज वेरी वेरी लेस देन a कर लेना, ठीक है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया आपका कि अगर हम इसको वैसे पॉइंट चार्ज मान के सॉल्व करते तो हमारा आंसर ऐसे आता है, और आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इस कंडीशन को लेकर, क्योंकि हमें तो एसएचएम वाला सिस्टम समझना है, यहाँ पे x इज वेरी वेरी लेस देन a। चलो वहन, ये मैंने करके दिखा दिया आपको, इसका समझ में आ गई बात। इसको मैं बोलूं वहन x इज वेरी वेरी लेस देन a, जब x a से बहुत छोटा होगा उस वाले केस में इस f को देखो, आप लिखोगे f इज इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। x को क्या मानना है, बहुत छोटा, ये कितना हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा ये 0, यहां क्या बचेगा a स्क्वायर, स्क्वायर से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचा a क्यूब, कितना बचा भाई a क्यूब। ये हमारे पास
वैल्यू आ रही है फोर्स की, कब? व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन a। अब जरा ध्यान दें आप, F इज इक्वल टू, क्या इसको तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, चलो माइनस साइन 1/4πε0, कांस्टेंट वैल्यू है ये रह जाएगा। अब देखो ये कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, ये स्मॉल q कांस्टेंट है, एक की पावर जो a है वो कांस्टेंट है, क्या चीज वेरिएबल है? x। क्या चीज वेरिएबल है भाई? x। इसका मतलब इन सभी कांस्टेंट को मैं एक कांस्टेंट लिख सकता हूं। ये माइनस का साइन था, मान लो कांस्टेंट क्या है? k। ये k और ये k दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये कांस्टेंट मान लो k डैश लिख लो, क्या दिक्कत? k डैश, साथ में क्या आ गया? x। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपने रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ा है, और एसएचएम में यही इक्वेशन आती है, लीनियर एसएचएम हम जब पढ़ते हैं उसमें यही इक्वेशन आती है, f इज इक्वल टू माइनस k डैश x या kx, जिसमें ये क्या है? कांस्टेंट, और ये क्या है? वेरिएबल। यानी बहुत छोटे वाले x के लिए, बहुत छोटे वाले x के लिए आपका ये जो पार्टिकल है वो क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। ये पार्टिकल क्या करेगा? ऑसिलेशन। मतलब ये x बहुत छोटी होती तो ये पार्टिकल क्या करता? यहीं पे ऑसिलेट करता। अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट करता तो उस पे कितना फोर्स लगता? इतना फोर्स लग रहा है, इसलिए ऑसिलेशन कर रहा है। ये हमें समझ में आ गई बात? ओके। अगर ये ऑसिलेशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड आपको निकालना है। क्या निकालना भाई? टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप जानते हो, t इज इक्वल टू 2π/ω, और ओमेगा को चेंज करके क्या लिख दोगे? k/m। समझ में आ गई बात? तो उससे हम लोग इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। फटाफट लिखो देखिए, लिखो देखिए, लिखो, थोड़ा सा मिटाऊंगा मैं। ठीक है, साथ साथ उतारा करो थोड़ा थोड़ा। ओके, सो दिस k डैश वेयर, मैं लिख देता हूं, k डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 qx³ दिस इज k डैश, दिस इज k डैश, राइट। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइम पीरियड। ये दिख रहा होगा इधर, देखिए इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, इसका हम टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड आपने पढ़ा है 11th क्लास में, आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2π/ω, दिस इज इक्वल टू 2π√m/k, ये तो आपको बताइए। अब क्या करें? दिस k इज व्हाट? k डैश, तो यहां क्या लिख दूंगा मैं? k डैश। तो यहां से हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π√m/k डैश। k डैश देखो वहां से 1 समथिंग है तो qx³ वो तो आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या चला जाएगा? 4πε0a³। ये इसका क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। अगर ये पार्टिकल यहां है और कूलम फोर्स के कारण इस पे फोर्स लगा और इसके कारण ये जो पार्टिकल है वो ऐसे चल करेगा, और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये बन के सामने आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इसलिए बताया है कि तो आप कंपोनेंट्स करना सीख रहे हैं, आप ये सीख रहे हैं कि एक पार्टिकल में बहुत सारे फोर्स लगते हैं, तो उस वाले केस में हम कंपोनेंट्स करके एक तरफ फोर्स निकाल सकते हैं, कौन से जो है कंपोनेंट जो है कैंसिल कर रहे हैं, कौन से जो पॉइंट है वो सब एक तरफ ऐड हो रहे हैं, जो सेम डायरेक्शन में है वो सब ऐड हो गए। ऐड करने के लिए हमने इंटीग्रेशन काम में लिया, ये हमारे आगे भी काम है, इसलिए बता ये सब चीज ऐसे कैसे आपके इंटेंशन। दूसरा ये है कि आप पढ़ रहे थे कूलम्ब्स लॉ, आपने वहां पे क्या लेके आ गए? एसएचएम लेके आ गए।
अगर ऐसे हम लेके आए तो आपने यहाँ से इसको सॉल्व करके देखा तो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपने देखा कि f इज इक्वल टू k डैश x आ रहा है। वो कब आ रहा है जब x इज वेरी वेरी लेस देन a आ रहा है। तो उस वाले केस में आपने आंसर निकाला और इससे आपका एसएम का आंसर आया। दूसरी बात ये कि अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं था तब हमारे पास क्या आंसर आया, ये बार बार आपके पास आंसर आएगा। पॉइंट चार्ज नहीं था तब आपके पास ये आंसर आया। और अगर वो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज कब हो सकता है, जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इनकी साइज की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो। तो मैंने बहुत ज्यादा करके भी देखा, तो मैंने यहां पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस करके देखी, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस करके देखी, उसमें उनको क्या मानेंगे, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ एक तो हो गया q पूरा चार्ज और दूसरा हो गया माइनस q बार। अब इनके बीच में हम कूलम्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, k q अपॉन इन दोनों बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर। क्या यही आंसर हमारा आना चाहिए? यस, यही आंसर हमारा इससे भी आया है। इट मींस ये इसको प्रूफ करता है दिस इज राइट एक्सप्रेशन। आप इसको क्वेश्चन मान लो, डेरिवेशन मान लो, कंसेप्ट मान लो, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो इस टाइप से जो है हम लोग कूलम्स को काम में ले सकते हैं, राइट? ओके, सो आज का हम टॉपिक बात कर रहे थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उतारते हैं, जिन्होंने नहीं उतारा मैं कुछ बातें कर लेता हूं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? 11th में भी आपने पढ़ा y = y1 + y2 + y3 up to yn। वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं, सुपरपोजिशन फॉर्मूला जो है, प्रिंसिपल है, वही है जो उसमें आपने पहले पढ़ा था। यहां सुपरपोजिशन हम जो पढ़ेंगे वो फोर्स के लिए पढ़ेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, यू हैव अ सिस्टम, चार्जेस का एक सिस्टम होगा और सिस्टम में कोई भी एक चार्ज उस पे लगने वाला फोर्स निकालना पड़ेगा, उस पे लगने वाला फोर्स निकालना पड़ेगा। जब आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, एक पार्टिकल पे या एक चार्ज पे फोर्स निकालना होगा, तो उस वाले केस के अंदर आप फोर्स कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो लिखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हिंदी मीडियम के बच्चे टेंशन नहीं लें, जहां जहां मुझे लगेगा कि आपको हिंदी में लिखवाना चाहिए, मैं वहां आपको हिंदी में इसका शब्द भी लिख दूंगा। लेकिन ये सब चीजें टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है? ओके, सो चलिए बात करते हैं, हिंदी में लिखे तो अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फटाफट लिख लो, मैं इसमें डाल लेता हूं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स, अध्यारोपण का सिद्धांत। हिंदी मीडियम वाले लिखो, आवेशों के निकाय में किसी आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला किसी एक आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का मान, लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान अन्य सभी आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बलों के योग के बराबर, स्थिर वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग, बस इतना सा ध्यान रखना है, सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है?
ओके, ध्यान दिया। मान लो आपके पास एक फ्रेम है, कोई भी फ्रेम एक्स वाई, उसमें कुछ चार्जेस हैं। इसको केवल समझना है, इसके बारे में आपसे वैसे कोई नहीं पूछता थ्योरेटिकल, आपको केवल समझना है, न्यूमेरिकल में काम में आएगा। ये एक चार्ज आपके पास सपोज Q1, ये एक चार्ज है सपोज Q2, ये एक चार्ज है सपोज Q3, और सपोज ये है Qn। ऐसे आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस एक सिस्टम के अंदर n चार्जेस, और यहां मान लो कोई एक चार्ज है जिसको हम लोग Q0 कह रहे हैं। ये Q0 जो है इसको वैसे हम लोग बार बार टेस्ट चार्ज बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, आगे समझ जाओगे Q0। अब हमसे कहा गया है इनके बीच की कोई ना कोई तो डिस्टेंस है। ये सपोज ये जो डिस्टेंस है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। कोई भी डिस्टेंस है मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में मिलेगा आपको क्वेश्चन के रूप में। हमसे कहा गया है कि फोर्स ऑन Q0, Q0 पे लगने वाला फोर्स बताइए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि Q0 पे लगने वाला फोर्स, ये जितने भी चार्जेस इसके आसपास है वो सब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स का वेक्टर सम करना है। क्या करना है, वेक्टर सम। मींस फोर्स ऑन Q0 इज वेक्टर सम ऑफ all the other forces acting by the remaining charge. Force on Q0 is vector sum of all the other forces acting by the remaining charge. जितने भी रिमेनिंग चार्ज है वो सबका इस पे लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मींस इफ आप देखो वेक्टर सम क्या है, अब आप देखिए जरा, दिस इज Q1, दिस इज Q0, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज अगेन पॉजिटिव। कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सन का फोर्स काम करेगा, प्रतिकर्षण बल। अब ये वाला इस पे पूछा है ना, तो इस पे लगने वाले फोर्स देखने पड़ेंगे। इस पे कौन कौन लगा रहा है, ये भी लगा रहा है वो अलग बात है, बट इस पे हमसे पूछा गया है तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐसे, राइट। और ये Q2 चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ। सपोज इसका नाम है F1 और इसका नाम है F2, ठीक है। इसके बाद इस पे ये वाला फोर्स लगाएगा, बट उसकी डायरेक्शन देखो कुछ इस प्रकार से होगी, ये आपका F3, और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा कुछ ऐसे, दिस इज Fn। तो हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस हो गए एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गए तो हम कौन सा जो है रूल या प्रिंसिपल काम में लेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम में लेंगे। तो यहां देखिए F net on Q0 is equals to vector sum of all the forces, ये लो साहब, प्लस क्या आपने यही पढ़ा 11 में, आपने यही पढ़ा था y is equals to y1 plus y2 up to yn, यही पढ़ा। बेटा ध्यान साइड में नहीं, इधर ध्यान दो बोर्ड पे। ये हमारे पास हुआ, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करने वाला है। न्यूमेरिकल ही इससे सॉल्व करने में, इसी से हमें मतलब है, इससे मतलब है, इसके कंसेप्ट से मतलब है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके थ्रू करके देखते हैं। फटाफट लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके, और वहीं से इस चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जिन बच्चों को 11th का याद नहीं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि बार बार वो अपने सामने आएंगे तो बार बार मैं 10 बार बोलूंगा, उससे बेटर कि मैं एक बार ही बता देता हूँ। देखिए जब आप वेक्टर की बात करते हो तो वेक्टर में कुछ चीज सीखी है आपने। देखिए
अगर आपके पास दो फोर्स लग रहे हो, कितने फोर्स? दो फोर्स लग रहे हो किसी पार्टिकल में, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स आपने लिखा एफ नेट, दिस इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये सबको याद होगा। अगर दो फोर्स हमारे सामने जाएंगे तो हम लोग कुछ इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। नेट फोर्स ये लगता है, राइट? ये सबको पता है। दूसरी बात, अगर आपके सामने दोनों फोर्स F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, दोनों का परिमाण समान हो, उस वाले केस में आपको डायरेक्ट याद भी होगा, कुछ मैं याद दिला देता हूं। उस वाले केस में F नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2F cos थीटा बाई 2। जोड़ते हैं जब तो आता है 2F cos थीटा बाई 2, और माइनस करते हैं जब आता है 2F sin थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, पहले से पता है, ठीक है? जैसे देखो, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0, थीटा वैल्यू 0 मतलब क्या हुआ? F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उसमें थीटा कितना हो जाएगा? 0। और अगर एक डायरेक्शन में काम करें तो यहां 0 लिखोगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो आपका आंसर कितना हुआ? 2F। तो उस समय हमारा F नेट जो आएगा वो कितना आएगा भाई? 2F। ध्यान रखना, अगर हमारे पास थीटा आ गया मान लो 90, कितना आया? 90 था थीटा, मान लो थीटा 90 का मतलब यहां लिखोगे 90, ये कितना हो जाएगा? 45, और 45 वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो तुम लिखोगे 2F × 1/√2, ठीक है? इसको क्या करोगे आप? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, तो उस समय ये कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है? √2F। इसका ये मतलब हुआ कि आप डायरेक्ट याद रखिए, थीटा 90 होता है तो √2F, ये आपका आंसर होगा F नेट का। तो ठीक है, 0 में कितना? 2F, 90 में कितना? √2F। थीटा मान लो आपका होता 120, ये आएंगे हमारे सामने 120 का मतलब ये 120, तो ये कितना हो जाएगा? 60, और cos 60 कितना होता है? 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, मतलब क्या बचा? F। फिर से 120 मतलब 60 का cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और वो 1/2 में 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो उस वाले केस में आपका जो F नेट आएगा, F नेट का जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी? F के बराबर होगी 120 के लिए, ठीक है? और एक लिख लेता हूं मैं से, मान लो थीटा होता 60 डिग्री, कितना होता? 60 डिग्री। 60 वाले में यहां कितना आता? 30, कितना आता? 30, और वो कितना आता? √3/2, ठीक है? वो कितना आता? √3/2। तो आपका आंसर आता 2F × √3/2, ठीक है? तो ये आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और कितना बचता? √3F। कितना बचता? √3F, F नेट। ये आपको आना चाहिए, समझ में आ गई बात? ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्लियर? तो ये सब चीजें अगर आप याद रखते हो तो आप किसी को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाओगे। फिर से बोल रहा हूं, थीटा 0 पे 2F, 120 पे F, 90 पे √2F, और 60 पे √3F, बस इतना ही तो है, √2F √3F, क्लियर? चलिए अब करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है। ठीक है भाई, तो करते हैं स्टार्ट इसको। इनको मैं रख लेता हूं, भी काम में आएंगे सभी वैल्यूज। मान लो क्वेश्चन हमारा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है +Q +Q +Q
ए बी सी। क्या है क्वेश्चन कि आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और उनके वर्टेक्स पे 3 चार्ज रखे हैं। आपसे पूछा है फाइंड फोर्स ऑन ईच चार्ज। जितने भी चार्जेस हैं उन पे लगने वाला फोर्स आपको निकालना है, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते हो। कैसे करें देखो, पहली बात तो ईच चार्ज के लिए बोला है ये और ये डिस्टेंस देखो कितनी गिवन है। मान लो ए गिवन है, कितना गिवन है, ए गिवन है। तो आप सोच सकते हैं ये डिस्टेंस क्या है, सब सेम है। डिस्टेंस अगर सेम है तो उस वाले केस में ये फोर्स जो लगेगा देखो आपके चार्ज भी सेम है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, तीनों पे लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, सेम ही होगा। तो किसी भी एक पे निकाल लो आप, वो तीनों पे वही होगा, कोई चेंज इसमें तो नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं निकाल रहा हूं एफ ए, मतलब इस ए पे लगने वाला फोर्स मुझे निकालना है, मतलब उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, क्या है हमारे पास, ये कुछ ऐसे था, यहां पे चार्ज है, यहां चार्ज है, यहां चार्ज, प्लस क्यू और प्लस क्यू, दिस इज ए। देखिए इस पे एक जो फोर्स ये लगा रहा है, अभी धर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन लगाएंगे, इसके रिमेनिंग जितने भी हैं वो सब लगाएंगे। उन सभी फोर्सेस का हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो यहां से इस पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, देखो प्लस प्लस रिपल्शन का फोर्स होगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे प्रतिकर्षण का फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। और ये फोर्स कितना होगा, सपोज एफ है, कितना होगा के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बटे डिस्टेंस मतलब ए स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा इस तरफ। इसकी बात करो, ये वाला किधर फोर्स लगाएगा, तो आंसर है ये भी रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इस तरफ। ये जब इधर फोर्स लगाएगा तो उस वाले केस में ये डिस्टेंस भी कितनी है, ए, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, क्या ये वाला फोर्स भी इसके इक्वल है, यस सर। अगर ये फोर्स इधर वाला और इधर वाला दोनों सेम है तो मैं लिख सकता हूं ना, ये भी एफ है, ये भी एफ है, दोनों क्या हो गए, एफ हो गए, राइट, ओके। अब जरा देखिए रिजल्टेंट फोर्स, इसमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स, ये एफ और ये एफ, इनका रिजल्टेंट दोनों को जोड़ दो, वेक्टरली ऐड करना है। तो वेक्टरली ऐड करने का मतलब दोनों सेम है, तो इनका रिजल्टेंट अगर हम वैसे देखें, अगर हम समान चतुर्भुज का नियम लगाएं तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। और यहां से देखें कि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल देखो कितना है, जरा ये कितना है 60, ये भी कितना होगा 60, कितना होगा 60। तो आप देखिए 60 है, 60 के लिए हमारा कितना आता है √3f, कितना आता है √3f। सो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कितना होगा √3f, कितना मिलेगा √3f, ये हमें इसका फोर्स मिलेगा। तो इस पे लगने वाला फोर्स F ऑन A इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड आया √3f, ठीक है। और √3 इंटू एफ कितना के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जरा इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन देखिए, ये इसका क्या है सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड से ए की ओर, तो आप क्या लिखो डायरेक्शन की, इसको फ्रॉम सेंट्रोइड टू ए, इसी केंद्र से इस तरफ, इसकी क्या होगी डायरेक्शन। क्लियर, फटाफट बता दो।
ठीक है। और देखो क्वेश्चन, मान लो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड, राइट। सपोज यहां है प्लस क्यू, यहां है माइनस क्यू, और यहां नहीं, यहां भी प्लस क्यू मान लेते हैं, और यहां पे माइनस क्यू। ये ए बी सी हमसे कहा गया फाइंड, आप खुद करेंगे क्वेश्चन, फटाफट मैं आपको 2 मिनट 1 मिनट दूंगा। फाइंड एफ ए, लो फाइंड एफ ए, ये आपको निकालना है भाई। क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। इस पर लगने वाला फोर्स निकालना है, देखो फटाफट। क्या इस पे ये वाला फोर्स लगाएगा? यस सर। कितना लगाएगा? इस तरफ लगाएगा, सपोज कितना F, और वो F कितना होगा? K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, राइट। अब इसी चार्ज पे ये वाला फोर्स लगाएगा, लेकिन ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है, तो माइनस वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। अब वो भी कितना लगेगा? तो उसका मैग्नीट्यूड तो F ही रहेगा। अगर ये F है तो ये भी F, डिस्टेंस से मैग्नीट्यूड से, क्लियर। तो इस चार्ज पे कितने फोर्स लग गए? 2, उनका वेक्टर सम करना है। अब देखिए ये एंगल कितना है? 60, तो भाई साहब ये कितना रह गया? 120। कितना रह गया? 120 रह गया। अब आप देख रहे हैं कि दो फोर्सेज सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो 120 डिग्री का एंगल जब बनता है तो फोर्स क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता है। फोर्स की वैल्यू F ही मिली है, फोर्स की वैल्यू F ही मिली है। मतलब ये हुआ कि F नेट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको वैसे सॉल्व करके देखूं वही बात आएगी, 2F cos ऑफ 120 by 2F cos of 60, this is 2F into 1 by 2 is equals to F। तो इस पे उतना ही फोर्स लगेगा। दिस इज F नेट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन बोलो फटाफट। समान त्रिभुज का नियम लगा सकते हो, पैरेललोग्राम। ये ऐसे मिलेगी, देखो ये आएगी पैरेलल टू BC, BC के समांतर, BC के समांतर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम में बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो कितने बना लो आप और ले लो। देखो वो लेते हैं, चलो एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, वो आप सॉल्व करो। आपके पास ये ट्राइंगल है जिसपे 3 चार्ज हैं, Q Q Q। ये इस पे क्या है? 3 चार्जेज हैं। साइड कितनी है इसकी? A है। मान लो इसके सेंट्रोइड पे कोई चार्ज है, सपोज Q0। कितना है? Q0। और ये जो Q0 है, ये मान लो मैं A, ये मान लेता हूं B, ये मान लेता हूं C। हमसे पूछा है FA, खुद कीजिए। FA खुद कीजिए भाई, फटाफट सॉल्व कीजिए, मैं इसका आंसर ही देता हूं। ये आपका आंसर आना चाहिए यह आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आप खुद करके देखेंगे।
फटाफट उतारो। उतार लिया तो और देखते हैं। आ रहा आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट इसका एग्जाम्पल देखिए। सपोज थोड़ा सा ये भी ले लेते हैं, स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर है, साइड कितनी है ये, कैसे बना? सपोज यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ भी माइनस क्यू है, ये चार्ज, यहाँ है प्लस क्यू चार्ज और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। ये एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पे ये चार आवेश रखे हुए, ए बी सी डी, राइट। हमसे पूछा है फोर्स ऑन ए पॉइंट, यानी ए वाला जो पॉइंट है उस पे जो पार्टिकल है उस पे लगने वाला फोर्स आपको बताना है। ये फोर्स आपको बताना है, ठीक है। तो ये फोर्स यहां निकाल लेते हैं। इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? सभी फोर्सेस लगाएंगे, सब फोर्स लगाएंगे, सबको देख लेते हैं। देखिए फटाफट देखिए, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा किस तरफ? इस तरफ। कितना फोर्स लगाएगा? मान लो F। कितना लगाएगा? F। तो वो F कितना होगा? K Q इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मान लिया। ये वाला माइनस चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, माइनस के कारण इसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। इतना का इतना फोर्स ये लगेगा, मतलब ये भी F और ये भी F, राइट। तो इस पे दो फोर्स तो ये होगा। इसकी बात करो, ये वाला माइनस क्यू प्लस क्यू, पता आपको डिस्टेंस कितनी होती है? a√2। कितनी होती है? a√2, ठीक है, ओके। माइनस वाला इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा नहीं पता, निकाल लेते। सपोज वो F डैश है, बट वो F तो नहीं है क्योंकि डिस्टेंस a√2 है, ठीक है। तो F डैश कितना हो जाएगा? F डैश जाएगा K Q इंटू क्यू स्क्वायर बटे डिस्टेंस a√2 का होल स्क्वायर, a√2 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2a स्क्वायर, यह आ जाएगा, राइट। मतलब देखा जाए तो F डैश कितना है? K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये है ही, तो ये हो गया F बाई 2। देखिए दिस इज F डैश, F बाई 2, ये आपका F बाई 2, राइट। अब आप देखिए इस पे जो फोर्स लग रहा है वो तीन फोर्स हो गया, 1 2 3। पहले इन दोनों का देख लो, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है? 90। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। अगर 90 होता है तो कितना आता है आंसर? √2f। √2f मतलब ये हुआ √2f, √2f इन दोनों का रिजल्टेंट √2f, राइट। अब एक फोर्स ये हो गया और एक फोर्स ये हो गया, ठीक है। ये एंगल कितना है बताओ? सब समझते हो, 90 का एंगल है। कितना एंगल है? 90 का एंगल है, ठीक है। तो रिजल्टेंट F नेट, कंडीशन क्या बन गई? इस चार्ज पे एक फोर्स तो लग रहा है इधर F डैश और एक फोर्स लग रहा है इधर √2f, और सबने सॉल्व कर लिया हमने। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो इस पे नेट फोर्स कितना हुआ? तो आंसर है F नेट जो है वो आएगा आपका, मैग्नीट्यूड निकाले इसका, √F1 स्क्वायर मतलब √2f का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मतलब F डैश का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी जाएगी? 0। तो आपका यही रह जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा? 2f स्क्वायर प्लस ये कितना लिखा जाएगा? f बाई 2 यानी f स्क्वायर बाई 4। तो ये आया
कितना हुआ 8f² प्लस f²/4 कितना आया 9f²/4 का रूट मतलब 3/2f² और f² मतलब ये हट जाएगा 3/2f। अब पता है हमें 3/2 और f की वैल्यू कितनी है kq²/a²। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इस पे लगने वाला फोर्स आपका ये हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस टाइप से हम लोग जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को काम में लेते हैं। ध्यान रहे कि वेक्टर हमें आना ही चाहिए। अगर हमें वेक्टर नहीं आता है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वेक्टरली सम करना है हमें सभी फोर्सेस का, प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना है। रिपल्सन फोर्स लग रहा है या फिर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शंस वगैरह यहां पे बनाई जाएंगी। क्लियर होगी बात। ओके, अब मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट ले रहा हूं, एक दो स्टैंडर्ड रिजल्ट ले रहा हूं, उनको और देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट आप बता लें इसको। स्टैंडर्ड रिजल्ट और वो भी किसके ले रहा हूं मैं F net = 0, यानी फोर्स की वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। कब कब आती है देखो, पहला ले रहा हूं सपोज यही है आपका साइड ए प्लस क्यू राइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस क्यू ये इसका क्यू नॉट। दूसरा बना रहा हूं स्क्वायर, यहां पे प्लस क्यू, यहां भी प्लस क्यू, यहां भी प्लस क्यू और यहां भी प्लस क्यू, और इसके यहां पर क्यू नॉट। कितना भाई क्यू नॉट। ठीक है, अब ये क्यू नॉट हो गया और वो क्यू 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 और क्यू हो गया। एक और बना लेते हैं थर्ड, 1 2 3 4 5, ये 5 साइड वाला बना लें। ठीक है, और सबकी जो साइड्स हैं वो सब इसमें सेम रहेंगी। सबकी जो साइड्स है वो कैसे रहेंगी सेम रहेंगी, और ये इसका सेंटर। ठीक है, इन सभी केसेस के अंदर ये क्यू नॉट यहां रखा हुआ है। तो देखो यहां भी एक पार्टिकल है, यहां भी एक पार्टिकल है, यहां भी एक पार्टिकल है, क्यू नॉट चार्ज है उनपे, और इनके अलावा यहां भी सब जगह क्या है पार्टिकल्स है। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि F on क्यू नॉट = 0। इस पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा 0। F on क्यू नॉट इस पे भी कितना आएगा 0, और F on क्यू नॉट इस पे भी कितना आएगा 0। सब पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उसके बारे में। ये तो आपने लिख ही लिया, एक दो को देख लेते हैं हमको भी। देखो इसको देखो, मैं एक को समझा देता हूं आपको, फिर आप समझ जाओगे और 0 कैसे आ रहा है। आपके पास ये दिया हुआ है, यहां क्या है प्लस क्यू, यहां भी क्या है प्लस क्यू, यहां भी क्या है प्लस क्यू। ये कितना है क्यू नॉट। हमसे पूछा है फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होगा। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट जो है वो आप अच्छी तरह से देखें तो एक तो फोर्स लगेगा ये वाला, किधर लगेगा ध्यान देना इस तरफ। दूसरा फोर्स लगेगा ये वाला, ध्यान देना किधर इस तरफ। और तीसरा फोर्स लगेगा ये वाला, इसके कारण जो ध्यान देना किधर लगेगा इस तरफ। तो आपने बोला एक तो फोर्स लगा F1, एक लगा F2, एक लगा F3। क्या तीनों के तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। कोप्लेनर 3 वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। ठीक है, और देखें तो जब कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं 1 2 3, F1 F2 और F3,
120 120 और 120। उस समय नेट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 कितना होता है? 0। हमें पता है क्योंकि वेक्टर सम हम कैसे करते हैं? दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। हम लिखते हैं A प्लस B इज इक्वल टू C, बट A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ A प्लस B प्लस माइनस के C इज इक्वल टू। तीनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0। लेकिन वो माइनस के साथ ऐड करते हैं मतलब ये आपका चेंज हो जाता है इस तरफ, तो एक ही सीरीज में आ गई क्रमागत। और जब एक सीरीज में आता है इसको भी बना सकते हैं। ये वाला तो देखो 1, ये वाला F1, ये वाला F2 और ये वाला F3। ट्रायंगल 60 60 60 का एंगल बन जाएगा इन सब में। तो उस वाले केस में इन सब का नेट अगर ऐड करेंगे क्रमागत एक के बाद एक, उस समय आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, ऐसा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सबकी वैल्यू निकालो कि F1 की वैल्यू कितनी आई, F2 की वैल्यू कितनी आई, F3 की वैल्यू कितनी आई। ठीक है, उनका रिजल्ट निकाल के तीनों को ऐड करके देखो, तब भी आंसर 0 आएगा। या इसका कोई दूसरा तरीका और हो सकता है, कंपोनेंट से सॉल्व कर सकते हो आप। जैसे ये पॉइंट है, ये F1 था, ये पॉइंट था, इधर क्या था? F2 था, और ये क्या है? F3 है। ठीक है, कंपोनेंट से मतलब ये हुआ कि आप Fx निकालोगे और Fy निकालोगे, और नेट फोर्स जो होता है वो आएगा Fx i कैप प्लस Fy j कैप। वो क्या आना चाहिए? 0। तो आप Fx निकाल लो ना, इसका एक कंपोनेंट इधर ले लो, इस F का इधर, ये वाला, ये एंगल आप इजी वे में निकाल सकते हो, ये दोनों एंगल आ जाएंगे। ठीक है, इसका इधर आ जाएगा F cos थीटा, जो भी थीटा है, F cos थीटा। इसका भी क्या बनेगा? F2 cos थीटा। इसका इधर क्या बनेगा? F1 sin थीटा। इसका भी क्या बनेगा? F2 sin थीटा। थीटा की वैल्यू तो 45 के हिसाब से। ठीक है, ये कितना है? थीटा 30 है क्या? ये कितना है? 30। ये भी कितना होगा? 30। तो ये आपका कितना है? 30 है। 30 के हिसाब से आप Fx निकालोगे। Fx निकालते टाइम क्या लिखोगे आप? F cos 30, F cos 30 प्लस में है तो आई कैप, और ये इधर किधर है? माइनस। इसका तो कंपोनेंट इधर है ही नहीं ना, ये तो 0 है इसका कंपोनेंट। तो कितना आ जाएगा? माइनस F1 था, ये 2 था, cos 30। दूसरी तरफ माइनस का आई कैप दिख रहा है 0 है, और ऐसे इसका बनाओगे तो आपके आंसर्स क्या आएंगे? 0 आएंगे। तो वैसे आप इनको याद रखिए, इन सब में ये क्या आंसर होगा? 0। बट ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनका समअप किया जाए एक ही ऑर्डर में, तो उसका समअप हमेशा क्या होता है? 0। समझ में आ गई बात? तो हमसे ये पूछ भी सकता है, जैसे मान लो कि F3 कितना फोर्स है, या जैसे मान लो हमारे पास 6 वाला हो पॉलीगन, जो पॉलीगन बनाते हैं हम लोग, उसमें 6 होता है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 इज इक्वल टू 0। और F6 कितना है ये निकालना है, तो सब कुछ 0 कर दो और 5 को दे ले जाओ, तो F6 कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 के इक्वल हो जाएगा। और क्या होगा? तो उस हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर, वो आप खुद सॉल्व करके देखें, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लें। क्लियर होगी बात? तो ये है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था क्या होती है, चार्जेस की साम्य अवस्था क्या होती है, ठीक है ना? ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।